कर देंगे। सबको मेरा नमस्कार। आज हम नए मुद्दे के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो मुद्दा है वह है परिवार का महत्व। आज हम जानेंगे, विचार मंथन करेंगे कि हमारे जीवन में, समाज में, देश में परिवार का क्या महत्व होता है। आज जो उद्धरण संख्या है वो है 5120 से लेकर 5127 तक। जो आज का जो कथन है, जिन बातों पर हम विचार करेंगे, मैं उनको आपके सामने रख देता हूं। पहला है वर्तमान समय में परिवार या समाज सशक्तिकरण की आवश्यकता। दूसरा है परिवार सहजीवन जीवन की पहली पाठशाला। तीसरा है टूटती परिवार व्यवस्था वृद्ध और बच्चों के लिए अभिशाप। चौथा है परिवार या समाज व्यवस्था राज व्यवस्था का बोझ हल्का करने में सहायक है। इन चार बिंदुओं पर हम आज मंथन करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो पहला बिंदु है उस पर मैं बात करता हूं। वर्तमान समय में परिवार या समाज को मजबूत करने की आवश्यकता है। देखा जाए तो आज के समय में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हमें राष्ट्र को मजबूत करना है, हमें धर्म को मजबूत करना है। निसंदेह है हमें राष्ट्र और धर्म को मजबूत करना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है परिवार को मजबूत करना। क्योंकि परिवार ही वह नींव है, वह फाउंडेशन है जिसपे राष्ट्र रूपी भवन की खड़ा होता है। अब इसमें ये देखना है कि परिवार का महत्व क्या है। वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीय परिवार व्यवस्था ने इस देश को, इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को इतना महान बनाया। परिवार व्यवस्था का जो महत्व हमारी संस्कृति में है वो संसार के किसी भी भाग में नहीं है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 200-250 सालों से परिवार व्यवस्था पर आक्रमण हुए। जो हमारी व्यवस्था थी उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया। खासकर आजादी के बाद हमारी सरकार ने, हमारी राज व्यवस्था ने जानबूझकर उटपटांग कानून लाकर हमारी पारिवारिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर इसको कमजोर किया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारा समाज या परिवार पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका है। इसीलिए आज आवश्यकता है परिवार या समाज को सशक्त करने की। अगर परिवार या समाज सशक्त हो जाएगा तो हमारी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी। तो इसलिए आवश्यकता है परिवार या समाज को सशक्त करने की। जो हमारी विवाह संस्था है, जो हमारी संतानोत्पत्ति का जो सिद्धांत है, जो जो हमारे बुजुर्गों का बच्चों के प्रति जो दायित्व है, अगर उसको हम फिर से जगाएं तो हम फिर से परिवार या समाज को मजबूत कर सकते हैं। जो दूसरा जो बिंदु है वह है परिवार सहजीवन की पहली पाठशाला। देखा जाए तो परिवार जो है
सहजीवन की पहली पाठशाला है। जो परिवार है वही सिखाता है कि व्यक्ति को कैसे समाज में जीना है। जब व्यक्ति जन्म लेता है जब व्यक्ति जन्म लेता है तो परिवार के माध्यम से ही वो आचार विचार, समाज की मान्यताएं, उसकी परंपरा वो सीखता है, उसके अनुकूल आचरण करता है। जो संस्कार होते हैं वो परिवार ही देता है। हमें बड़ों के पैर छूने हैं, जो जो छोटे हैं उनको प्यार देना है। हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने भाई बहनों के साथ रहना सीखता है। वह चीजों को, खाने का सामान, खिलौना है, जब वो अपने भाई बहन के साथ उसे बांटता है, शेयर करता है, तो उसके अंदर सामाजिककरण का गुण पैदा होता है। और जब वही व्यक्ति बाहर जाता है, समाज में जाता है, तो उसके अंदर सामूहिकता की भावना पैदा होती है और इससे वो राष्ट्र के लिए भी योगदान कर पाता है। आपने एक चीज देखी होगी, जो बच्चे बच्चे इकलौते होते हैं वो एकाधिकारवादी होते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि उन उनका जो सामाजिककरण है वो उतना अच्छा हो नहीं पाता। वो चीजों को बांटना नहीं सीखते, शेयर करना नहीं सीखते, लोगों के साथ वो रहना नहीं सीखते। तो इसीलिए ये देखा गया है। तो मेरा मानना है कि परिवार सहजीवन की पहली पाठशाला है। जो दूसरा कोटेशन है वो है, टूटती परिवार व्यवस्था वृद्ध और बच्चों के लिए अभिशाप। जो हमारी परिवार व्यवस्था नहीं चाहिए, जो हमारी परिवार चाहिए उनके पूर्वजों में से किसी टूट रही के है, मतदाता सूची में नाम होने का। के लिए अभिशाप है। जैसे कि जब परिवार में तलाक होता है, माता पिता का जब तलाक होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित उनके बच्चे होते हैं। अच्छे बच्चे, प्रतिभावान बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती है। इससे जो उनका सामाजिककरण है वो प्रभावित होता है। इसी तरह से जब परिवार टूटता है, जब एकल परिवार बढ़ते हैं, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए दिक्कतें आती हैं। उनकी सेवा करने वाला, देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। इसका परिणाम ये होता है कि उनको वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। आज स्थिति ये हो गई है कि माता पिता दोनों काम करते हैं और बच्चे, यदि न्यायालय अपना काम छोड़कर आज कल जो बाकी बच्चे हैं सारा कार्य करेगा, ये भी स्थिति ऐसा की, न्यायालय बंद कर देना चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा कि जो इससे परिवार तो अच्छा हमारी पंचायतें हैं। उससे बच्ची और यह कैसा न्यायालय है है, जो पूछ रहा है कि कोरोना बढ़ रहा है, सरकार की क्या तैयारी है? कौन होता है न्यायालय पूछने वाला? मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारी टूटी परिवार व्यवस्था है उसी का परिणाम परिणाम है कि आज दिन पर दिन वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। जो चौथा जो बिंदु है
कि परिवार या समाज व्यवस्था राज व्यवस्था का कुछ हल्का कर सकती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारा परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। या अगर जो गलत कार्य होंगे उनको परिवार या समाज ही निपटा लेगा। इससे जो हमारी राज व्यवस्था है, जो हमारी शासन व्यवस्था है, उस पे भार कम रहेगा। इसके अलावा ये बात और देखने वाली है कि जब हमारा परिवार मजबूत है, समाज मजबूत है, तो हम आंतरिक रूप से भी मजबूत रहते हैं। जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है, वो भी सिक्योर रहता है। तो हमें अपने परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि जो राज व्यवस्था है उसका भार हल्का हो, ताकि वो अपने जो कार्य है उसको वो अच्छे से कर सके। अब मैं उदाहरण देता हूँ। ये सच्ची घटना है। देवरानी जेठानी में झगड़ा हुआ, और उस सुलझाने के लिए अब बताइए कि देवरानी और झगड़ा हुआ, सुलझाने पुलिस आ रही है, तो फिर पुलिस अपराधियों का क्या करेगी? जब पुलिस इस तरह के काम करेगी, तो जो इसका मेन काम है अपराध नियंत्रण, उसका क्या होगा? तो इससे ये बात साबित होती है, व्यवस्था होती है को आसानी होगी। छोटा वाला बात जो मोबाइल लगता था। हाँ, चलिए आप दादाजी को सुनाना है। इस तरह मनोज से जी का माइक बंद कर दीजिए। जी कर देता हूँ, सॉरी पिताजी सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी, बताइए। आचार्य जी सुन रहे हैं। हमारा माइक खुला हुआ लगता है। आपने सुना, आपका धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रखेंगे। कोई भी साथी शुरू करें। आचार्य जी, पवन जी, नरेंद्र जी, मनोज जी, कोई भी बात रखना चाहे रख सकते हैं।
आवाज आ रही है ना? विपुल जी, हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल आ रही ठीक है। है जी। मैं थोड़ा सा विषय रख देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो कोटेशन है उसमें परिवार सशक्तिकरण की बात की गई है, परिवार का महत्व बताया गया है। भारत में परिवार व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो है वह नए नए कानून राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ कानून ऐसे उल्टे सीधे हैं, जैसे अभी मैं समझ रहा था कि विवाहित पुरुष और स्त्री के मध्य, अगर स्त्री के विवाहित रहते हुए किसी के साथ जो है संबंध हो जाते हैं, तो उसे लीगलाइज किया गया है हमारे जो कानून में। और ये यदि वही पुरुष के लिए जो है संबंध बन जाते हैं किसी से अलग, तो उसे जो है कानूनी रूप से अपराध माना गया है। इसका महत्व कहाँ दिखाई देता है? तो हिंदुओं में ही ये विकृति ज्यादा दिखाई देती है, मुसलमानों में और अन्य मतावलंबियों में दिखाई देती नहीं है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। तो पूरा का पूरा जो संवैधानिक ढांचा है, जो हमारी व्यवस्था है, वो बनी ही ऐसी है कि परिवार व्यवस्था को तोड़ा जाए। और परिवार व्यवस्था में भी हिंदुओं की परिवार व्यवस्था को तोड़ने के लिए जितना प्रयास किया जाता है, उतना किसी किसी अन्य जो मतावलंबी हैं उनके परिवार को तोड़ने के लिए उतना प्रयत्न दिखाई नहीं देता है। आप हिंदू कोड बिल की ही बात करेंगे तो हिंदू कोड बिल सिर्फ हिंदुओं के लिए लाया गया, उनकी परिवार व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए, टूट जाए, मुसलमानों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी। उनके मामले में हमारी न्यायपालिका से लेकर के और जितने भी विधायिका के लोग हैं, सब ये कह देते हैं उनका आंतरिक मामला है, उनका आंतरिक हो जाता है। और आपका जो पारिवारिक मामला है, जो सामाजिक मामला है, वह पारिवारिक और सामाजिक ना होकर के संवैधानिक हो जाता है। अर्थात संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारी परिवार व्यवस्था में तो दखल देने के लिए तैयार है कि वो कैसे कैसे टूट जाएं, चाहे आयु बढ़ाना हो या महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध भड़काना हो। तो सारा जो प्रयास चल रहा है वो तो इसीलिए चल रहा है कि परिवार का महत्व समाप्त हो जाए। अब समलैंगिकता की ही बात करें, कई ऐसे जो है प्रयत्न चल रहे हैं बाहरी ताकतों के द्वारा, जहां पर जो है उसको संवैधानिक और कानूनी मान्यता देने की बात आती है। मुझे लगता है कि जो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। समाज काहे को दंडित करेगा, समाज उसमें बाधक न बने। लेकिन समाज बहिष्कार तो कर सकता है ना, उससे बहिष्कार के भी अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, ताकि पूरी तरह से स्वच्छंदता फैल जाए। यानी एक तरफ से तो आप परिवार को तोड़ने के लिए कानून बना रहे हैं, दूसरा आप समाज को कमजोर कर रहे हैं ताकि समाज जो है अपने अधिकारों का प्रयोग भी ना कर पाए। हम संपत्ति के मामले में भी ऐसा ही देखते हैं, संपत्ति के मामले में भी विभाजन के मामले में भी देखते हैं। तो वहां पर भी समान अधिकार ना दे करके आप कहीं गुजारा भत्ता देने की मांग करते हैं, कहीं आप दहेज को लीगलाइज कर देते हैं, उसके बाद आप अलमनी को उसको लीगलाइज कर देते हैं। मतलब एक दूसरे के विरुद्ध कैसे खड़ा किया जा सके, वो सारी व्यवस्था दिखाई देती है। हालांकि संपत्ति को समान अधिकार दे करके परिवार की संपत्ति घोषित करके बहुत सारे मामले सुलझाए जा सकते थे। लेकिन यहाँ वैश्विक षड्यंत्र मुझे अधिक दिखाई देता है, जिस तरह से पश्चिमी सभ्यताओं का जो हस्तक्षेप है, उनके यहाँ देखा जाए तो आज से 500 साल पहले, 1000 2000 वर्ष पूर्व ऐसी कोई पारिवारिक संरचना तो होती नहीं थी। इस्लाम में थी तो इस्लाम में महिलाओं को बिल्कुल गुलाम की तरह रखा जाता था। लेकिन जो हमारी जो परिवार व्यवस्था थी वो अन्य लोगों की तुलना में ठीक थी। लेकिन इसमें भी जो है बाहरी लोगों का प्रभाव होता चला गया। कहीं इस्लाम का प्रवेश हो गया हमारी परिवार व्यवस्था में, कहीं ईसाइयत का प्रवेश हो गया। तो यह पूरी तरह से जो है विकृत व्यवस्था चली गई हमारी। अन्यथा परिवार तो ऐसा ही होना चाहिए लोकतांत्रिक, जहां पर जो है वह परिवार के लोग बैठ करके अपनी सहमति से किसी मुखिया का चुनाव कर लें। और बाबूजी ने जो कोटेशन लिखा है उसमें से एक 5122 नंबर का जब हम कोटेशन पढ़ते हैं, तो वहां पर वो ये भी लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही परिवार में किसी मुखिया के विरुद्ध जाकर के या परिवार के विरुद्ध जाकर किसी पर अगर केस भी करना चाहे, तो उसमें भी जो है परिवार की सहमति आवश्यक है, या तो वो परिवार से अलग हो जाए, अलग होकर के कर सकता है। लेकिन अभी कैसी व्यवस्था है? अभी परिवार में 10 लोग हैं, आप बैठकर चर्चा नहीं कर सकते, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है, और परिवार तो बनेगा ही बनेगा।
हम सृष्टि के आरंभ से ही देखते हैं, सृष्टि के आरंभ से ही, चाहे हम शिव शक्ति को देख लें या हम अन्य किसी भी रूप में देखें, एक प्राकृतिक आकर्षण है, तो परिवारों का बनना तो तय है। परिवार में संस्कार कहाँ से जाते हैं? तो परिवार में संस्कार जाते हैं जो गृहस्थी हैं, गृहस्थियों के पास समय नहीं होता है, तो जो वानप्रस्थी हैं, जो सन्यासी है, वो संस्कार देने का काम करते हैं। लेकिन आपने ऐसी व्यवस्था बना दी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वानप्रस्थी हैं, जो सन्यासी हैं, उनका महत्व ही समाप्त हो गया, उनको आप वृद्धाश्रम में भेज देंगे या फिर परिवार में जो है दुत्कारे जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था में बच्चों में संस्कार कहाँ से जाएगा? क्योंकि बच्चों में संस्कार देने वाले जो लोग थे, उनका तो आपने महत्व ही बिल्कुल समाप्त कर दिया। और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि नियंत्रण बिल्कुल माता पिता का भी समाप्त हो जा रहा है। आप पुराने लोगों को तो छोड़ दीजिए। इस परिस्थिति में जब देखता हूं कि माता पिता भी अपने बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी कानूनी संरक्षण इस तरह से दिया गया है कि वो परिवार से बाहर जाकर कुछ भी कर सकते हैं, परिवार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। परिवार जो है उनसे जो है, आप संपत्ति के मामले में देखेंगे तो कहीं बेदखल कर देगा, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे तो अगर बच्चे के नाम पर ही आपने संपत्ति कर दी है, तो वो माता पिता को ही वृद्धाश्रम भेज दे रहा है। यहाँ संपत्ति को लेकर के ऐसा विवाद है जहाँ व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण नहीं रह जाता है। तो यहाँ भी एक समस्या दिखाई देती है। एक जो बाबूजी ने नेहरू और अंबेडकर पर भी लिखा है, तो वास्तव में इन लोगों ने सशक्तिकरण का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने महिला सशक्तिकरण, दलित सशक्तिकरण का प्रयास किया। हो सकता है कि नियत कैसी रही हो, कैसी न रही हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसकी तुलना में अगर ये परिवार सशक्तिकरण या समाज सशक्तिकरण का प्रयास करते तो अच्छा रहता, लेकिन ये बिल्कुल विरोधी कार्य है। अर्थात परिवार सशक्तिकरण और समाज सशक्तिकरण की जगह पर आप महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और वर्गों का सशक्तिकरण करने लग जाएंगे, तो परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था टूट जाएगी। इस पर एक बार विचार अवश्य करना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी पुरानी मान्यताएं अच्छी ही थी, हमारी परिवार व्यवस्था में कोई विकृति ही नहीं थी। निश्चित स्तर पर हमारे यहाँ 1000 वर्ष तक शासन रहा, तो विकृति रही भी होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरानी की पुरानी, जो पुरानी हमारी जो परिवार व्यवस्था थी उसमें सब कुछ ठीक ही था, हम लोग उसी को कैरी करते रहे। लेकिन उसमें बहुत कुछ सही भी था। सब कुछ खराब कह देना और सबको अस्वीकार कर देना सब कुछ ठीक नहीं है। और वर्तमान व्यवस्था में सब कुछ ठीक ही ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसमें भी विकृतियां हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो वृद्धों पर आती है, या जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर जो संस्कार जाता है, उनकी जो मनोवृत्ति बनती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो वहां पर भी जो है हम लोगों को दिखाई देता है कि दोनों का एक संतुलन होना चाहिए। हम ना तो पूरी तरह से प्राचीन परिवार व्यवस्था को लेकर आगे बढ़े, और ना तो हम ऐसा हो जाए कि नई नया में जो सब कुछ है सब कुछ स्वीकार ही कर लें। जो दोनों में से अच्छा हो सकता है उसे लेकर के एक परिवार व्यवस्था का स्वरूप बनाया जा सकता है, लेकिन होना चाहिए लोकतांत्रिक। क्योंकि भारत जो है वह गुलामी से निकल चुका है और हम लोकतंत्र में आ चुके हैं, और लोकतंत्र की बात की जाए तो वहां पर सहजीवन बड़ा अनिवार्य हो जाता है। वास्तव में बाबूजी ने तो लिखा है पुस्तक में कि जो समाज है, समाज की प्रथम इकाई परिवार है। मैं तो ये भी देखता हूँ केवल समाज की ही नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो प्रथम इकाई है वह भी परिवार ही मानी जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र में केवल स्वतंत्रता तो है नहीं, वहां भी सहजीवन अनिवार्य रहता है, और सहजीवन समाज में भी अनिवार्य रहता है। और दोनों बच्चा सीखता कहाँ से है? तो दोनों की जो क्लास है, जो बेसिक स्टार्ट होता है, वो फर्स्ट उसका प्रिंसिपल स्टार्ट होता है अपने फैमिली से, माता पिता से, जहां से वो बोलना सीखता है, रहन सहन सीखता है। तो सहजीवन जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी काम आता है और सामाजिक व्यवस्था में भी काम आता है। लेकिन प्रथम इकाई जो है परिवार है। वर्तमान में जैसे परिवारों में सहजीवन का अभाव होते जा रहा है, वैसे वैसे व्यक्ति स्वतंत्रता को तो महत्व दे रहा है, लेकिन उसमें स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंदता आ गई है। अर्थात वह स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में भेद नहीं कर पा रहा है, या फिर उस पर नियंत्रण रखने वाली कोई इकाई नहीं है। मुझे लगता है स्वतंत्रता वास्तव में मौलिक अधिकार है, लेकिन व्यक्ति को स्वच्छंदता से रोकना यह समाज और परिवार का कार्य है। इस पर हम लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, और जो अनावश्यक कानून बने हुए हैं जो परिवार व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। और सबसे अधिक मुझे लगता है किसी का प्रभाव है तो हमारी व्यवस्था का ही प्रभाव है। व्यवस्था को ठीक किए बिना हम समाज व्यवस्था या परिवार व्यवस्था, इन दोनों को बचा नहीं पाएंगे। जी धन्यवाद। बाकी के जो साथी हैं वो अपनी बात रख सकते हैं।
और लोग बताइए। अगर कोई बात, आज आचार्य पंकज जी जुड़े हुए हैं, बहुत उनको बधाई इस बात के लिए। अगर कुछ कोई बात कहना या पूछना भी चाहिएगा तो आप पूरी स्वतंत्रता से, जब आपकी इच्छा हो। बताइए और अन्य लोग। साथी अपनी बात रख सकते हैं। जी नरेंद्र जी बताइए। जी, नमस्कार। आचार्य जी आज जुड़े हुए हैं शायद। जी कोई भी अपना मौन व्रत तोड़े, चर्चा तो पूरी हाँ, मौन नहीं हो नहीं गई है। नहीं, चर्चा मौन नहीं है। मैं तो आचार्य पंकज का नाम पढ़ रहा था, तो मैं आचार्य जी जुड़े हुए हैं। जी जी, प्रणाम आचार्य जी। ऐसा, मैं ये भी सुन रहा था बात परिवार व्यवस्था को लेकर के। बोलिए। हाँ और नीचे करिए। हाँ, परिवार व्यवस्था सुन रहा हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा। नरेंद्र जी सुन रहा हूँ मैं। जी आचार्य जी प्रणाम। हासिल भाई चिरंजीवी, अभी ब्रजेश राय का सुना हूँ। जी जी, ब्रजेश राय अच्छा बोलते हैं रोज ही। हाँ हाँ। कि एक अवधारणा बन गई है तुलनात्मक अध्ययन की। हिंदू लोगों को मुस्लिम थ्योरी के आधार पर डिस्टर्ब किया जा रहा है, मुस्लिम लोगों को हिंदू थ्योरी के आधार पर डिस्टर्ब किया जा रहा है। यही तुलना लगातार पश्चिम के साथ हो रही है पूरी दुनिया में। और जहां भी आदमी रह रहा है, एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन बड़ी गंभीरता के साथ चल रहा है, और उसमें समन्वय की कोई दिशा दिखाई नहीं देती। जो भी अध्ययन है उसमें पीड़ादायक बात यह दिखाई देती है, ये महसूस होती है कि हम सब जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं, एक दूसरी संस्कृति के आधार को इस प्रकार साबित करना चाहते हैं कि उसके आधार पर मेरी संस्कृति पीड़ित है। अगर यही अध्ययन का दृष्टिकोण या आधार बन गया, यही मूल आधार बन गया सोचने समझने का, तो फिर मेरे ख्याल में जिस वर्ग संघर्ष के को हम लोग चुनौती देना चाहते हैं वो नहीं दी जा सकेगी। ये बात ठीक है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुस्लिम लोग कुछ ज्यादा इस प्रकार की स्थिति को विकसित कर रहे हैं। जैसा गजवाए हिंद पिछले 4-5 साल में ये शब्द पूरा परवान चढ़ गया है। आज एक छोटे बच्चे से पूछा जा सकता है कि गजवाए हिंद कुछ है, हाँ वो कह देगा हाँ कुछ है। और उसके मुताबिक इतना जरूर बता देगा वो कि किसी भी आधार पर किसी भी प्रयास के द्वारा पूरे देश को का इस्लामी भारत का इस्लामीकरण हो जाए, पूरी दुनिया का इस्लामीकरण हो जाए। इस अवधारणा के उन्मूलन का कोई तरीका अगर खोजा जाए तो कोई बात बने। वो तरीका क्या हो सकता है? एक तो बात यह कही जा सकती है कि जिस प्रकार ये अनेक धर्म संस्कृतियां जातीय व्यवस्था समाज में विकसित हुई, इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए और इन्हें खत्म करके एक नई व्यवस्था कोई ऐसी हो जिसमें पूरी दुनिया का समाज ये कहे कि हम उसकी एक इकाई है। जो टकराव की विचारधाराएं हैं उनका उन्मूलन किया जाए। उन्मूलन तभी होगा जब व्यवस्था का कोई दूसरा प्रारूप, मैं उसे नया नहीं कहूंगा, जो स्थापित है उससे उसके दूसरा कोई प्रारूप स्थापित हो। नहीं तो ये कंपटीशन जू का तू बना रहेगा कि हिंदू मुसलमान के लिए और मुसलमान हिंदू के लिए, या और दूसरी विचारधाराएं भी, उनका सबका एक प्रकार का एक फेनोमेना बन गया है कि हमें उसके मुताबिक
इसकी आलोचना करनी है, इसकी समीक्षा करनी है। कोई नई धर्म संस्कृति के विकास की भी बात की जा सकती है, क्योंकि जितने भी हमारे समाज में कोई नबी हुआ या अवतार हुआ या शिक्षक हुआ, मार्गदर्शक हुआ, उन सभी ने स्थापित व्यवस्थाओं में बदलाव की बात कही है, और बदलाव उन्होंने किए भी, जिन्हें हमने स्थायी मान लिया। मेरा मानना तो यह है कि कोई भी व्यवस्था ना चिरस्थायी हो सकती है, ना ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बदलाव किया जा सकता है, बदलाव परिस्थिति के अनुसार हो जाना चाहिए। भारत में परिवार व्यवस्था को कमजोर किया गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था का कोई ऐसा रूप गढ़ने की भी कोशिश नहीं की गई जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अब वर्ग समन्वय की दिशा में हम बढ़ सकते हैं। ये सारी बातें एक प्रकार से भारत की संवैधानिक व्यवस्था को भी चुनौती देती हैं, और जो भारत की समाज व्यवस्था है उसको भी चुनौती देती है। परंपराओं, मैं मानता रहा हूं कि परंपराओं की बात, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी परंपराएं गलत हैं, लेकिन ये भी गलत होगा कि परंपराओं के आधार पर ही पूरे समाज का ढांचा मान लिया जाए, और फिर तो ये बात तय हो जाएगी कि परंपरा अगर मानी जाती रही तो हर व्यक्ति अपनी परंपरा को लेकर के खड़ा हो जाएगा, अपनी परंपरा को श्रेष्ठ मान लेगा, और फिर एक अलग प्रकार का वर्ग संघर्ष विकसित हो जाएगा, जैसा कि आज हो भी रहा है। मुझे ये समझ में आई बात, मैंने कही, अब आप लोग कहिए। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र जी। और कोई साथी अपनी बात रखेंगे? प्रणाम बाबा। जी आचार्य जी, बताइए। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने माना है, और कई बार बाबा के मुंह से भी ये सुना गया है कि जो समाज है, समाज की मान्यता पूरे विश्व की जो मानव जाति है उसको हम मानते हैं, मान सकते हैं। आधार ठीक लगता है। समाज शब्द कहा, व्यक्ति समूह से मिलकर के समाज का निर्माण हुआ है। व्यक्ति किसी परिधि में नहीं आता, समाज की इकाई है, इसलिए समाज व्यवस्था में पूरे विश्व को मान सकते हैं। परंतु विचार करने वाली ये बात है कि क्या कभी कालांतर में या वर्तमान में सृष्टि के काल से लेकर के, मैं उस गणना में नहीं जाऊंगा, उस पर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन जब से मानव सभ्यता विकास के दायरे में आई या मनुष्य का कुछ सोचना समझना शुरू हुआ, तब से क्या एक व्यवस्था पूरे विश्व की रही? जब हम अवलोकन करेंगे तो ना में उत्तर आएगा। क्योंकि जैसे विचार, मनुष्य का विचार ही मनुष्य को बांटता है और दूसरे पक्ष में जाकर के खड़ा कर देता है। जैसे मैं अपनी अवधारणा को सही मानूं, मेरा विचार है, तब तक तो मैं सही हूं। अब मेरे विचार में द्वंद्व हो सकता है, दूसरे विचार से मेल नहीं खाता, तब वहां कोई ना कोई आधार जो है वो हमारा होगा। वो आधार क्या है? तब आधार यही आएगा, तर्क रखा जाए। वैसे कहा गया है आप्त शब्द प्रमाणम, यानी आप्त पुरुषों के शब्द प्रमाण के रूप में देखे जाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि आप्त पुरुष होते कितने हैं? जब स्थिति ऐसी दिखाई देती है, व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है, मैं बहुत बार कह चुका हूं, लेकिन मनुष्य का खाने का ढंग नहीं बदलेगा। मुंह से ही खाया जाएगा, हाथ के द्वारा ही खाया जाएगा। आंखें देखने का काम करती हैं, वही करेंगी। प्रकृति का जो काम है वही करेगा। मनुष्य की अपनी जीवन शैली बदलती रहती है। जीवन शैली से मतलब ये है, चार आधार रहते हैं। बाजार तय करता है, विज्ञान तय करता है, विचारक जो शोध करता है वो तय करते हैं,
दूसरी बात आती है राज्य व्यवस्था होती है, वो तय करती है। इन सब के मूल बिंदुओं में एक चीज हम देख सकते हैं कि इन सब चीजों का जो एक ढांचा बनता है उसको हम व्यवस्था कह देते हैं। व्यवस्था कोई स्थायी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। परिवर्तन की गुंजाइश रहती है, बिल्कुल ठीक है। और व्यवस्था कोई पूर्ण हो भी नहीं सकती, चाहे वो कोई आदर्श व्यवस्था रही हो, एक दो कमी रह गई होगी। हम कोई छोटा मोटा भी कार्यक्रम करते हैं, बहुत अच्छी समझ से करते हैं, उसमें एक दो कमी रह जाएगी, निकालने वाले निकाल सकते हैं। बहुत बड़ी कोई व्यवस्था करेंगे तो उसमें भी कमी रह जाएगी और निकालने वाले कर सकते हैं। जहां तक वर्तमान सामाजिक ढांचे की बात है और परिवार की जो स्थिति है, मैं समझता हूं इसके कई कारण हैं। हाँ, राज्य ने जरूर इसमें हस्तक्षेप किया है। उसका कारण यही है लोकतंत्र में कि व्यक्ति को व्यक्ति के द्वंद्व में खड़ा करो, आमने सामने खड़ा करो और अपना एक पक्ष तैयार करें जिसको हम वोट कहते हैं। दूसरी चीज आती है जहां परिवार की जो सांस्कृतिक संरचना है उसमें वास्तव में बदलाव आया है। अब उस बदलाव क्यों आया है, प्रश्न ये बन जाता है। तो उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। जहां तक व्यवस्था टूटती हुई जो है, तो जब दो चीजों का हम आधार रखते हैं, एक तो ये रखते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता असीम है, और उस स्वतंत्रता का मानक ये है कि किसी की दूसरे की नाक से हमारी नाक न टकराए, तो उसकी स्वतंत्रता है निर्णय लेने की। दूसरा आधार बनता है कि उसके अपने मौलिक अधिकार हैं, तो वो जो उसके मौलिक अधिकार हैं उसको राज्य तय नहीं कर सकता, समाज तय नहीं कर सकता, प्राकृतिक हैं। जब प्राकृतिक मौलिक अधिकार हैं तो मैं उन अधिकारों को कितना बढ़ा करके अपने पक्ष में देखता हूं, कितना दूसरा देखता है, एक द्वंद्व खड़ा हो जाता है। इसी व्यवस्था को सही करने के लिए राज्य व्यवस्था है और एक समाज व्यवस्था है। तीसरी परिवार व्यवस्था है। परिवारों की जहां तक बात की जाए, मैं समझ रहा हूं आज भी परिवारों में कोई ना कोई मुखिया के रूप में, हाँ वो चुनाव प्रक्रिया नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जरूर नहीं है, लेकिन आज भी कोई ना कोई निर्णायक भूमिका में परिवार में रहता है। और हाँ, ये ठीक है कि वो शहरीकरण के जो एकांकी परिवार हैं, एकल परिवार हैं, उनमें ये व्यवस्था कुछ कम दिखाई दे सकती है। लेकिन गांव के परिवारों में आज भी 80% हम मान सकते हैं कि व्यवस्था बनी हुई है। ये भी ठीक है कि संस्कार जो बच्चों को मिलते थे वो बुजुर्गों से मिलते थे, संतों से मिलते थे, विद्वानों से मिलते थे, आचार्यों से मिलते थे। इसीलिए संस्कृत में एक बड़ी सुंदर सूक्ति आई थी, जो विद्या दानम विशिष्यते, अर्थात सब दानों में जो विद्या है वो विशेष है। अब विद्या का परिलक्षित यही होता है कि उठाने की जो कला विचार हैं, मनुष्य को जीवन शैली के आधार पर, उसका जो कर्तव्य है उसके आधार पर, जो उसके अधिकार है उसके आधार पर, और उसके वैचारिक तरीका को बेटर बनाना, यही विद्या का एक लक्ष्य हुआ करता था। बाकी बहुत सी चीजें उसमें आ जाएंगी, शिक्षा है, अन्य चीजें हैं। तो एक व्यवस्था वो जब हमारी समाप्त हुई उस तरह की, क्योंकि राज्य को भी यदि हम देखते हैं तो राज्य ने, जो ब्रजेश जी ने एक बात कही थी सन्यासी वगैरह, तो ये मैंने इस पर अवलोकन किया और जो ज्ञान कथा लिखी है उसमें भी ये पॉइंट दिए हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आया था कि 4 चीजें हैं हमारे, जो चारों चीजें आज नेताओं के पास हैं, सम्मान है, धन है, शक्ति है, पद है, वो चारों नेताओं ने ले ली। अब सम्मान विद्वानों का, सज्जनों का होना चाहिए था, नेताओं का हो रहा है। एक नेता कोई आता है, देखो भीड़ कहां पर कैसी होती है। दूसरी है, पद उनके पास है ही है, धन उनके पास है ही, राजनीतिक जो एक व्यवस्था बनी हुई है। तीसरी चीज आती है हमारी शक्ति उनके पास है ही, केंद्र के पास है, राज्य के पास। हाँ, इसमें यदि कुछ हस्तक्षेप किया जाए, मैं इस चीज से तो इत्तेफाक नहीं रखता। जैसे विवाह की उम्र के ऊपर बात करते हैं, मैं आज एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें 1829 का एक कोई कानून दिया था, उसमें 14 वर्ष लड़की की उम्र रखी गई थी और 18 वर्ष लड़कों की रखी गई थी उस समय की व्यवस्था के अनुसार। उसके बाद में कुछ समय पहले बढ़ाई गई, अब कुछ विचार किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आया उसमें वो व्यवस्था छूट गई, जो कानून 14 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र में लेकर के खड़े हुए थे।
तीसरी बात एक मैं और कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि उन जो मुस्लिमों की बात आती है उनकी अपनी व्यवस्था है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम देखते हैं, वक्फ बोर्ड पे भी हमने देखा था, तो वहां पर उनकी अपनी एक एक वो है न्यायालय है। आप उसी में सुनवाई करेंगे, उसी में कोर्ट मतलब याचिका दायर करेंगे, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। तो ऐसी स्थिति में जहां पर राज्य की ये भूमिका बन जाए कि दो कोर्ट एक निर्णायक भूमिका में आ जाएं, जैसे कश्मीर की एक समस्या थी, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि वहां का झंडा इसलिए था, यदि ऐसी स्थिति हो तब कैसे ये माना जाए कि जो वैचारिक द्वंद्व है वो खत्म किया जा सकता है। तीसरी एक बात और होती है, हमारे प्राचीन व्यवस्था में शास्त्रार्थ परंपरा हुआ करती थी, विचार मंथन जिसका हमने नाम दिया है बाबा के सानिध्य में महादर्शन में विचार मंथन जो किया जा रहा है। विचार मंथन करने के लिए दूसरा पक्ष तो तैयार हो, वो पक्ष बैठे तो, जब पक्षी नहीं है, कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं है उनकी मान्यताएं, तब कैसे? हमने तो कभी किसी के लिए दोषी ठहराया ही नहीं। जहां तक हिंदू संस्कृति वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, उसने कभी भी किसी एक प्राणी के विषय में, कभी एक देश के विषय में, कभी एक व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं सोचा। उसकी सोच सार्वभौमिक रही। और जो वैदिक मार्ग भी देखते हैं, वेदों में जो सूत्र आए, और उसी तरह से हमने हमेशा पूरे विश्व के कल्याण की बात की। और पूरे आधार जो मानव जाति है, मानव जाति नहीं बल्कि चींटी से लेकर के हाथी तक, इन सबकी जो व्यवस्थाएं हैं प्रकृति से लेकर के, ऐसी कोई व्यवस्था छूटी ही नहीं जिसमें दार्शनिक विषय से जो कि उसमें रखा नहीं गया। हमने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, तो देखिए यहाँ पर हमारा संकुचित विचार कहाँ है। तब हमारी जो गणना है, ना तो हम धर्म के ऊपर कोई बोल सकते, क्योंकि धर्म तो एक ही है और वो हमेशा रहेगा, गौणिक धर्म है, और वो उसके मत संप्रदाय वो है, उनसे कभी विचार, हाँ वो तर्क के आधार पर आए, वो जानते हैं कि हमारी हार हो जाएगी। जो जितने भी मत संप्रदाय हैं, जीवन शैली के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था पर कोई बात की जा सकती है, और राज्य व्यवस्था जो एक है उसके आधार पर कोई बात की जा सकती है, ये ठीक है। और मैं समझता हूं कि धर्म के विषय पर जो मान्यताएं हैं उसमें द्वंद्व हो सकता है, लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था बनने पर कोई विचार किया जा सकता है। लेकिन पक्ष दूसरा तैयार होगा तभी इस पर चर्चा की जा सकती है, अन्यथा उस पर एकांकी हम रह जाएंगे और कोई हासिल रिजल्ट नहीं होगा। राज सत्ता जैसा कर रही है वो करेगी। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। अन्य कोई साथी अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। बाबा नमस्कार। नमस्कार, बताइए। कहिए पवन जी। बाबा, नफरत जो है प्यार की पहली निशानी है। हम जो है, हम में से कुछ लोगों के दिमाग में या समाज में बहुत सारे लोगों के दिमाग में हमेशा मुसलमान भरे रहते हैं या इस्लाम भरा रहता है। उसका कारण जो कुछ भी हो, लेकिन सामाजिक रूप से जो हार हो रही है, आपके यहाँ विधवा विवाह की कोई स्थिति नहीं है सामाजिक रूप से, और आपकी विधवाओं को भी सहारा मुसलमान ही दे रहे हैं, क्योंकि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, दो परिवार एक साथ नहीं रह सकते, वो वही कर रहे हैं। वो दो शादी कर ले रहे हैं, एक हिंदू से कर ले रहे हैं, एक ठो मुसलमान से कर ले रहे हैं। आप दहेज और जात के चक्कर में परेशान। वो आपके मोहल्ले में 200 लोग सुबह शाम, 100 लोग, 50 लोग इकट्ठा होते हैं। आप जहाँ 10 परिवार रहते हो वहाँ वो 100 लोग इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आप वहां पर भीड़ के सामने असहाय नजर आते हो। आपके पास उनकी इस व्यवस्था की जीतने की कोई व्यवस्था है नहीं। तो आप चाहे जितना कराहो, चाहे जितना रो, और चाहे जितना चिल्लाओ, उसका असर कुछ होने वाला नहीं। अब रही वर्तमान समय में परिवार या समाज सशक्तिकरण की आवश्यकता, तो हर समय में परिवार या
समाज के सशक्त होने की जरूरत है। और ये हमारी मान्यता, हमारी सहनशीलता, हमारे सहजीवन को, हमारे परिवार में बच्चों और बुजुर्गों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। और उसके लिए सरकार ने कोई रोक नहीं लगा रखी। सरकार ने सिर्फ आपको बेईमानी करने का मौका दे दिया है कि आप जो चीजें जुबानी रूप से मानते थे कि हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ देंगे, उसके साथ बेईमानी हो रही है। लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, अपने विकास को लेकर अलग हो जा रहे हैं, पैतृक संपत्ति में हिस्सा बटा ले रहे हैं। बाबा जी ने अपने यहाँ एक प्रयोग किया, अपने परिवार को कानूनी ढांचा दिया और उसको लेकर उन्होंने थोड़ी बहुत या जो भी कहिए उसको लेके आगे बढ़े या सफल हुए। आज वह एक उदाहरण है, नजीर है, जिसे हम आज देखकर इतने सारे लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी और सकारात्मक पहल है कि हम परिवार व्यवस्था को मान रहे हैं। धीरे धीरे हम उसको अपनाएंगे भी। अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो कल अपनाएंगे भी। वो दिन दूर नहीं है कि जब हम अपने परिवार का एक संवैधानिक ढांचा देंगे, जिस तरीके से बाबा जी ने दिया हुआ है। और धीरे धीरे हम ये समझेंगे कि संपत्तियों पे हर परिवार के प्रत्येक सदस्य का हक है। जितना उड़ना है उड़ लो भैया, जितना कमाना कमा लो, लेकिन संपत्तियां यहीं रह जाएंगी। तो इसे परिवार को ही दे के जाओ, इसे लड़ाई का माध्यम मत बनाओ। तो हम परिवार को दे के जाएंगे तो परिवार बना रहेगा, बुजुर्ग और बच्चे उसमें प्रफुल्लित होंगे, खुश रहेंगे। और यह है एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा और कोई मार्ग है नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। अन्य कोई साथी अपनी बात रखना चाहेंगे? जी, सभी साथियों को नमस्कार। और आज का जो विषय रखा गया है उस पे बहुत अच्छा विषय रखा गया है। वर्तमान समय में परिवार और समाज में सशक्तिकरण की आवश्यकता। तो वर्तमान में हमें परिवार का तेजी से विघटन हो रहा है, परिवार में तेजी से दरारें आ रही है। तो इसका सशक्तिकरण हम कैसे करें? तो इसके लिए हमें सबसे पहले पूर्व में जैसे आज से 40-50 साल पहले या 20 साल पहले ही हम परिवार में मुखिया की बात मानते थे, ऐसी वर्तमान समय भी हमें सभी को परिवार के मुखिया की बात माननी पड़ेगी। अब मुखिया परिवार में कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मुखिया परिवार में जो सबसे बड़ा रहेगा। मेरे हिसाब से परिवार में मुखिया जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा वो महिला हो के पुरुष उसकी रहेगी। मैंने अधिकांश हमारे हिंदू समाज में कई परिवारों में देखा, जातियों में देखा कि कई परिवारों में महिलाओं की बातें मानी जाती, महिलाएं मुखिया हैं। और 3-3 4-4 भाई है, मगर उनमें किसी में बुद्धि का ज्ञान नहीं, किसी में समझ का ज्ञान नहीं है, तो वो उनके घर का जो पारिवारिक कार्यभार है वो महिलाएं ही चला रही है और अच्छे से चला रहे और संयुक्त परिवार में चला रही हैं। पर अब बहुत कम बचा है। आज से 20 साल पहले गाँवों में 5% 10% था, मगर आज बहुत कम हो गया। अब परिवार में सहजीवन की पहली पाठशाला, परिवार में सहजीवन की, परिवार में हमको सभी को सम्मिलित, मतलब सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। मगर परिवार में आजकल आपस में मिलजुल कर नहीं रहते हैं। इसका कारण इसका कारण क्या? अब सबका निजी स्वार्थ हो गया। अब कोई कार्य नहीं करना चाहता है, ना तो गृह कार्य करना चाहता है, ना बाहर करना चाहता है। वो सिर्फ अपने बीवी बच्चों के ऊपर ही ध्यान देना चाहता है। बाकी और परिवार में भाई है, माता पिता है, बहन है, उन पे उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना। तो वर्तमान में हम सहजीवन के लिए हमको सभी पे ध्यान देना जरूरी है। टूटता परिवार
व्यवस्था वृद्ध और बच्चों के लिए अभिशाप। हाँ, टूटता परिवार बच्चों और वृद्ध के लिए बहुत दुखदायी हो गया, क्योंकि इससे ये हुआ कि परिवार टूटने से जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति उनकी कोई भी देखभाल नहीं कर पा रहा, तो उनका जीवन जो अंतिम समय रहता है वो बहुत दुख भरा बीत रहा है। और टूटते परिवार से बच्चों के लिए अभिशाप इसलिए हो गया कि बच्चे के माता पिता दोनों अगर काम करते हैं तो बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दे पाता है। तो उससे बच्चे भी, हमने देखे कि बच्चे भी अपना मार्ग भटक रहे। कोई जुए सट्टे की लत लग रही है, कोई मोबाइल दिन भर चला रहा है, कोई को अन्य हो रहा है। अगर वो परिवार नहीं टूटता तो उसके वृद्ध दादा दादी रहते या नाना नानी के साथ रहता या चाचा चाची के साथ रहता या ताऊ जी अम, इनके साथ रहता, बड़े पापा बड़ा मम्मी या किसी परिवार में किसी भी सदस्य के साथ रहता, तो उस बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाता। और अगर परिवार ये नहीं टूटते तो वो उसके वृद्ध वृद्ध माता पिता या जो भी परिवार में वृद्ध है उसके परिवार में माता पिता छोड़ के कोई भी हो सकते हैं, तो उनका अ, भी मतलब जीवन दुख भरा नहीं होता। दुख भरा मतलब परेशानी नहीं होती, क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति काम नहीं कर पाता है जो जो वो युवा अवस्था में काम कर पाता है हर काम, क्योंकि शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। जैसे छोटे नादान बच्चे रहते हैं ना, 2-4 साल के, वो तो वो उससे सरीके हो जाते हैं वो। और बच्चों को इसलिए कि बच्चे 12 साल से 16 साल की उम्र में जब वयस्क होने लगते हैं तो उन पर पूरा ध्यान रखा जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहाँ कैसी संगति क्या नहीं है। मगर परिवार टूटने से उस बच्चों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ रहते नहीं है, वो अलग रहता है अपनी पत्नी बच्चों के साथ। तो उसको बहुत, उससे बच्चे के संस्कार पे प्रभाव पड़ रहा है और बच्चे के मानसिक से प्रभाव पड़ रहा है। चौथा है परिवार और समाज व्यवस्था राज व्यवस्था का बोझ हल्का करने में सहायक। ये आदरणीय जी, मैं आप सभी से प्रश्न चाहता हूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आया तो इसका उत्तर आप देना। एक और मेरा प्रश्न है कि अभी बताया था कि विधवा या तलाकशुदा महिला, तो मैंने अधिकांश देखा अपने हिंदू धर्म के अंदर विधवा महिला और तलाकशुदा महिला का बहुत कष्टमय जीवन है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब अपने हिंदू धर्म में इतने लड़कियों की कमी हो गई, मगर तलाकशुदा महिला और विधवा महिला से कोई शादी नहीं करना चाहता, पुनर्विवाह नहीं करना चाहता। तो इसका निराकरण कैसे किया जाए, ये पूछना चाहता हूँ। और एक और बात नहीं की आई कि मुस्लिमों में इस्लाम धर्म में महिलाओं का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है कि क्या बताएं, उनको घरेलू कार्य कराए जा रहे हैं, ना उनको शिक्षा दी जा रही है। फिर भी इस्लाम में महिलाएं पुरुषों का वो नहीं कर पा रही है, उनके बराबरी नहीं कर पा रही है। तो उसका मतलब, ठीक है, तो थोड़ा इसका क्या पॉज कारण है? करिए। जी। अब थोड़ा पॉज करिए आप। अन्य कोई साथी अपनी बात रखना चाहें? अभी तो ज्ञानेन्द्र जी, श्रीकांत जी, राजेश प्रजापति जी, अन्य साथी रह गए हैं। रामराज जी हैं। बताइए है। बाबूजी, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। हाँ, देखिए, एक तो हमारे यहाँ जो जैसे हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मूर्ति है, जिसे हम लोग नटराज की मूर्ति कहते हैं। वो नटराज की मूर्ति जो है वो बेसिकली सनातन धर्म को ही रिप्रेजेंट करती है। उसका एक पैर नीचे है और एक पैर ऊपर है, जिसका अर्थ है कि वो गतिशील है। वो ठहरी हुई संस्कृति नहीं है। ठहरा हुआ विचार हो, ठहरा हुआ पानी हो, या ठहरी हुई संस्कृति सभ्यता हो, वह रूढ़ हो जाती है, उसमें गंदगी जम जाती है, कचड़ा जम जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्षण क्षण जो है, प्रति क्षण सब कुछ बदल जाता है। 1 सेकंड पहले जो ब्रह्मांड की स्थिति हुई थी वो 1 सेकंड बाद बदल जाती है। तो क्षण भंगुर है सब कुछ। सब कुछ परिवर्तनशील है। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं भी परिवर्तित होती हैं। और हिंदुओं ने जितनी जल्दी रिफॉर्म किया है, उतना मुझे किसी और संस्कृति में दिखाई नहीं देता है। चाहे हम छुआछूत की बात करें,
या फिर हम लोग सती प्रथा की बात करें, जो भी बुराइयां मध्यकाल में आई वो सारी हमारे यहाँ से चली गई। अब तो केवल उसको जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि महिला की विधवा महिलाओं से विवाह नहीं हो रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोग विवाह करना चाह रहे हैं, उनको अविवाहित लड़कियां भी नहीं मिल पा रही हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। ठीक है, बताइए राजेश जी। जी मुनि जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी बताइए। मेरे को ऐसा लगता है कि परिवार टूटने में कोई एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। उसमें से कुछ कारण मैं बता रहा हूं। जैसे जो संपत्ति का जो विवाद शुरू हो रहा है, यह संपत्ति के चलते भी परिवार टूटते जा रहे हैं। सबका निगाह रहता है कि किसको ज्यादा संपत्ति मिलेगा, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए। बाहर कमाऊंगा तो मेरा तो होगा ही, घर में भी एक हिस्सा मिलेगा। कई तरह की बातें हैं। ये संपत्ति के बारे में न्यायालय को स्पष्ट रहना चाहिए कि संपत्ति किसकी कितनी होगी। और परिवार में जो जैसे बच्चे हैं, वो माता पिता का सहयोग करेंगे, उनका बात मानेंगे, उनकी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी उठाएंगे और उनका बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तभी उनको मिलेगी। इस तरह का भी कुछ स्पष्ट रहना चाहिए, तभी ये परिवार टूटने से बच पाएगा। और परिवार टूटने से होता क्या है? तो परिवार टूटने से तो युवा जो होते हैं, पति पत्नी जो होते हैं, नया शादी होता है, वो तो ऐश करते हैं। आजकल घूमने की प्रथा शुरू हो गई है। घर में माँ बाप कष्ट में हैं और लोग भाई बहन लोग कष्ट में हैं। सब जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोई बकरी देख रहा है, कोई गाय देख रहा है, कोई खेती देख रहा है, कोई दुकान चला रहा है। और नया जो शादी ब्याह हो रहा है, वो लोग हीरो हीरोइन की तरह पर कहाँ कहाँ कश्मीर तो कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। यहाँ 100 100 200 रुपये कमाने में व्यक्ति परेशान है, वहां 10,000 20,000 उड़ा के आ जा रहे हैं। ये कैसी परंपरा शुरू है, ये मेरे को पूरी तरह से गलत लगती है। और इसमें शिक्षा का भी मैं बहुत बड़ा दोष मानता हूँ। अब का शिक्षा, मैं पहले भी पढ़ता था तो चिंतन करता था कि इतना शिक्षा लंबा नहीं होना चाहिए। सुबह से शाम तक 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल में पढ़ाई, और 10 बजे से पहले स्कूल में जो होमवर्क मिला है उसको करना है, क्लास वर्क होमवर्क। उसके लिए ट्यूशन, माता पिता का दबाव, टीचर का दबाव, फिर स्कूल जाके बच्चा दिन भर परेशान होगा। फिर आने के बाद फिर ट्यूशन पढ़ना है, तो उसको फुर्सत कहाँ है कि घर का खेती देखेगा, बकरी देखेगा, माँ बाप का सेवा करेगा, माँ बाप का बात मानेगा, दादा दादी को देखेगा, चाचा चाची को देखेगा, नाना नानी को देखेगा। जैसे अब ना केवल पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है, ये तोता होता है, ये मैना होता है, ये बगुला होता है, वो पुस्तक तक। लेकिन बच्चा वो सबके संपर्क में नहीं रहता है। पहले बच्चा को पढ़ाया नहीं जाता था उतना चीज, लेकिन जानता सब था। तो ये मेरे के चाचा हैं, ये दादा हैं, ये बाबा हैं, ये मामा है, सबसे प्रेम व्यवहार प्रैक्टिकली निभाता था। अब निभाता नहीं है, केवल सीखता है। कहा जाता है चित्त से नहीं चरित्र से शिक्षा देनी चाहिए। आज के समय में सिर्फ पुस्तक शिक्षा दे रहा है, लेकिन हकीकत में वो नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था भी प्रैक्टिकली होनी चाहिए। जैसे सेवा भाव है, केवल हम पुस्तक में पढ़ाएंगे लेकिन सेवा करने के लिए समय नहीं है, तो कैसी सेवा भावना। इस तरह शिक्षा भी बहुत बड़ी दोषी है। फिर लोगों का रुझान विलासिता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले मिट्टी का बड़ा 2 रूम 3 रूम 4 रूम हो जाता था तो आदमी संतुष्ट हो जाता था। आज के समय में पक्के का मकान हो गया, फिर उसमें खपड़ा कंडी हट के सीट का हो गया, तब पर भी खुश नहीं। अब लिंटर का हो गया, तब पर भी खुश नहीं, गर्मी लगता है। अब 2 तल्ला हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया,
कितना विलासिता बढ़ेगा कि आदमी को संतुष्टि होगी। और ये विलासिता की पूर्ति के लिए आदमी पैसा के लिए परेशान है, कैसे होगा कैसे होगा। और विलासी जो जीवन जी रहा है सुख सुविधा में, समाज भी उसी को ज्यादा वैल्यू दे रही है। तो मेरे विचार से तो शिक्षा भी शॉर्टकट होनी चाहिए और जरूरी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का भी बहुत बड़ा रोल है, और पाश्चात्य का तो है ही रोल, संपत्ति का लूटा छीनी तो है ही। और मेरे को एक कारण और लगता है, जो जनसंख्या वृद्धि है ये भी बहुत बड़ा कारण है। इतना जनसंख्या हो रहा है, कैसे सबकी आवश्यकता पूरी होगी। मेरे तो कभी कभी भाई, किसी को बुरा ना लगे, कभी कभी मेरे को तो लगता है कि शहरों की जनसंख्या 10% केवल रहती, 15% रहती, तो शहर के लोग सुखी हो जाते। दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, बाप रे बाप, कचरा टाइप से इंसान है। बस मैं अपनी बात यही कह के अपनी बात को विराम करता हूँ। बाकी कोई साथी अपनी बात रखना चाहेंगे? चलिए, मेरा नंबर। जी बाबू जी, आप अपनी बात रख दीजिए। ये एक बात तो ये समझिए कि परिवार एक संगठनात्मक इकाई है। परिवार प्राकृतिक इकाई नहीं है। और परिवार धार्मिक इकाई नहीं है। धर्म अलग है, समाज अलग है। इसलिए धर्म, राज्य, धर्म जो है वह मार्गदर्शक होता है। राज्य सुरक्षा देता है। समाज व्यवस्था की इकाई है। तो परिवार व्यवस्था की, समाज व्यवस्था की सबसे पहली इकाई है परिवार। ये अलग बात है कि समाज अदृश्य इकाई है। समाज का अभी तक दुनिया में कोई स्वरूप नहीं बना है। तो समाज की दृश्य इकाई क्या है? समाज की दृश्य इकाई है परिवार, दृश्य इकाई है गांव, दृश्य इकाई है राष्ट्र। और समाज नाम की तो कोई इकाई है नहीं अभी कोई, क्योंकि पूरी दुनिया का कोई संगठित स्वरूप बना नहीं है। बाकी ये सब संगठन है, तो संगठित स्वरूप है। अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि परिवार व्यवस्था को अगर न बनाकर व्यक्ति राज्य सीधा बना दिया जाए, व्यक्ति और राष्ट्र या व्यक्ति और राज्य, तो जब व्यक्ति और राज्य बनाएंगे तो राज्य को भारत का की देखरेख करने के लिए 140 करोड़ व्यक्तियों पर नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप परिवार बना देते हैं तो आपको व्यक्तियों पर नजर रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों पर तो नजर परिवार रखेगा। परिवार अगर कोई गलती करेगा तो गांव नजर रखेगा। इस तरह अगर आप इसको, परिवार व्यवस्था को मान्यता दे देंगे, परिवार और गांव को, तो राज्य का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। वर्तमान समय में राज्य व्यवस्था ओवरलोडेड है, क्योंकि उसने 140 करोड़ लोगों की इकाई मान लिया है। इसको अगर बांट दिया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा, सुविधाजनक हो जाएगा। लोड राज्य का बहुत कम हो जाएगा।
तीसरी बात एक बहुत भारत ने, देखिए दुनिया में तो परिवार व्यवस्था को मान्यता प्राप्त नहीं है कहीं भी। इस्लामिक देशों में है, भारत में परिवार व्यवस्था को मान्यता रही है। पश्चिम में नहीं है, साम्यवादी देशों में भी नहीं है, भारत में है। ये जो समस्या एक पैदा होती है कि बालक जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद बालक परिवार का उस पर कितना अधिकार है, समाज का कितना है और राज्य का कितना है, क्या है ये विभाजन कहीं हुआ है? कोई किसी के दिमाग में हो तो बताइएगा। राज्य कहता है कि परिवार पर पूरा अधिकार हमारा है, संपूर्ण अधिकार। परिवार जो व्यक्ति की देखभाल करता है वो परिवार तो हमारे अंडर में है, हमारे कहने से परिवार तो हमारा प्रतिनिधि है। इसका मतलब कि बालक की देखभाल या बालक पर अधिकार सामूहिक नहीं है, सिर्फ राज्य का है। यह धारणा गलत है। वास्तव में जो बालक है उस पर परिवार की भी भूमिका है, राज्य की भी भूमिका है और समाज की भी भूमिका है। तीनों, जैसे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों को मिलाकर तंत्र बनता है, उसी तरह बालक के अधिकार वास्तव में इन तीनों को मिलाकर होते हैं। लेकिन अब माना तो ये जाता है सामाजिक व्यवस्था में कि परिवार का ही पूरा अधिकार है, लेकिन कानूनी व्यवस्था में परिवार का कोई अधिकार नहीं है। परिवार तो केवल संरक्षक है, अधिकार तो पूरा राज्य का है। यह विवाद भी खत्म होना चाहिए। एक बात और समझने की है कि व्यक्ति अकेला रह ही नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि दो इकाइयां हैं, परिवार में व्यक्ति और समाज। व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? समाज, राज्य नहीं। तो जब समाज सुरक्षा की गारंटी देता है व्यक्ति के अधिकारों की, तो आप समाज में शामिल होंगे तभी ना। मान लीजिए कि अगर लोग सब व्यक्ति हो जाए, कोई समाज में शामिल ही ना हो, तो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इसका मतलब कि सुरक्षा की गारंटी देने में आप भी शामिल हैं, और जब आप दूसरों के सुरक्षा की गारंटी में शामिल होंगे तब दूसरे लोग आपकी सुरक्षा की गारंटी में शामिल होंगे, अन्यथा आपको सुरक्षा कोई क्यों देगा? तो अगर आप समाज से सुरक्षा चाहते हैं तो आप अकेले रह ही नहीं सकते, आपको समाज में शामिल होना ही होगा। और समाज में शामिल होने के लिए आपको हम लोगों ने छूट दी है कि भाई अब ये तो
7.5 अरब लोगों का समाज है, या मान लीजिए राष्ट्रीय भी मान लें 140 करोड़ व्यक्तियों का है, कैसे आप शामिल होंगे? तो आप 2 आदमी परिवार बना लीजिए, बस 2 आदमी भी आप जुड़ गए, आपको मान लिया जाएगा कि आप समाज के अंग हैं। क्योंकि जब आप परिवार में शामिल हो गए तो परिवार गांव की इकाई हो गया, गांव जिला की हो गया, जिला राष्ट्र की हो गया, राष्ट्र समाज की इकाई हो गया, आप समाज तक जुड़ गए। इसलिए आपको जुड़ना ही होगा। आप जुड़ सकते हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि समाज के साथ जुड़ने के लिए आपको परिवार के साथ जुड़ना ही होगा। आपको पूरी स्वतंत्रता, असीम स्वतंत्रता प्राप्त है, यह आपका अधिकार है, और आपको परिवार से जुड़ना ही होगा, यह आपका दायित्व है। अधिकार और दायित्व, आपका अगर कोई अधिकार है तो आपका सिर्फ अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके अधिकार को पूरा कौन करेगा? आपका अधिकार पूरा करेगा मेरा दायित्व। मैं अपने दायित्व पूरे करूंगा तो आपका अधिकार अपने आप पूरा हो गया। और अगर मैं अपने दायित्व नहीं पूरा करूंगा तो आपके अधिकार कैसे होंगे? जो आपने कहानी सुनी होगी देवासुर लोगों की, देवताओं और असुरों की, तो देवताओं का हाथ बंधा हुआ था। अब हाथ बंधा हुआ है तो खाना कैसे खाएंगे? तो देवताओं ने तो उसने उसको सामने वाले को खिला दिया, सामने वाले ने इसको खिला दिया। यही है दायित्व और कर्तव्य का, अधिकार और दायित्व, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप यदि अधिकार की बात केवल करेंगे, दायित्व पूरे नहीं करेंगे, तो आप भूखे रह जाएंगे, क्योंकि दूसरा आदमी क्यों अपना दायित्व करेगा फिर? इसलिए अधिकार और दायित्व दोनों जुड़े हुए हैं। अब एक बात विचारनीय ये है कि जब आप किसी परिवार के साथ जुड़ जाते हैं तो आपके मौलिक अधिकार शून्य हो जाते हैं। शून्य मतलब संयुक्त। आपका कोई अधिकार रहता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार के सारे, आपके सारे अधिकार परिवार में ज्वाइंट हो गए, और आप केवल कर्तव्य करने के लिए बाध्य हैं। परिवार का मतलब है संपूर्ण समर्पण, शर्तों के आधार पर नहीं। शर्तों के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, परिवार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो परिवार के सारे अधिकार संयुक्त होते हैं और आपका कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि आपने संपूर्ण समर्पण किया है परिवार को। इसलिए अधिकार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। फिर तो आपके अधिकार कब जिंदा होंगे? जब आप परिवार छोड़ देंगे। इसलिए अधिकार अधिकार है कहाँ? है ही नहीं है। आपका तो पूरा का पूरा कर्तव्य है। केवल कर्तव्य है या दायित्व है? कर्तव्य और दायित्व की फिर अलग से कभी चर्चा हो जाएगी। एक बात अभी राजेश जी ने जो कही, उन्होंने बहुत अच्छी कही, मैं आपको उसको और थोड़ा सा बता दूं कि परिवार में
आपको शिक्षा भी मिलती है और ज्ञान भी मिलता है। स्कूलों में आपको केवल शिक्षा मिलती है, ज्ञान नहीं। वर्तमान समय में आप शिक्षित हो रहे हैं तो ज्ञान घट रहा है लगातार। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उचित अनुचित का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे, निर्णय ठीक नहीं कर सकेंगे कि किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार उचित अनुचित का निर्णय कराता है ज्ञान, शिक्षा नहीं। शिक्षा तो आपका कैपेसिटी डेवलपमेंट करती है कि ज्ञान कहाँ से आपको प्राप्त होगा। एक पुराने जमाने में एक गुरुकुल प्रणाली थी ज्ञान के लिए, वो चलिए अब माने हो गई, बाहर हो गई एक तरह से चलन से। आपको ज्ञान देता था परिवार, दादा दादी या और जो भी परिवार के लोग होते थे। छोटे छोटे बच्चों को, 1 महीना 2 महीना 4 महीना के बच्चे हैं, उनको कौन सिखाता है? उनको सिखाते हैं दादा दादी, नाना नानी, जो भी कहिए आप। ये उनको ज्ञान देते थे, शिक्षा के साथ ज्ञान। अब कहाँ है? आपको एक बात पता है कि अभी वर्तमान समय में अगर कोई आईएएस की परीक्षा पास कर लिया, आईएएस बन गया, कलेक्टर हो गया, सबसे पहले उसको साल भर की ट्रेनिंग में भेजा जाता है तहसीलदार की, नायब तहसीलदार से। तो उसकी नायब तहसीलदार से फिर ट्रेनिंग शुरू होती है, क्योंकि उसके पास आईएएस का किताबी ज्ञान तो हो गया, प्रैक्टिकल तो है नहीं उसके पास कुछ भी। एक डॉक्टर बन गया, डॉक्टर की सारी पढ़ाई पढ़ लिया, सब कर लिया, प्रैक्टिकल वगैरह सब कर लिया, लेकिन उसका ज्ञान नहीं बढ़ा। ज्ञान के लिए उसको फिर ट्रेनिंग दी जाती है, साल 2 साल 3 साल जो भी होगी। इस तरह ज्ञान की ट्रेनिंग परिवार से मिलती थी। अब चूंकि परिवार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई तो ज्ञान घटने लग गया। ज्ञान का घटना भी बहुत नुकसानदेह है। इस बात पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये मैंने आपको कुछ अछूते विषयों पर बात रखी है, आगे चर्चा को आगे बढ़ाइए। जी, अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं। कोई प्रश्न भी हो तो करिएगा। बाबूजी, मुझे लगता है कि सोहन जी का कोई प्रश्न था। चौहान जी का प्रश्न है जी। हाँ जी बताइए। जी, आवाज आ रही है। प्रश्न ये है, अपनी जो मतलब परिवार व्यवस्थाएं, बुजुर्ग और बच्चे परेशान रहते हैं। मतलब बुजुर्ग और बच्चे मतलब इनके सामने बड़ी आ जाती है। इस समस्या का निदान क्या है? बताइए भाई, कोई इनके प्रश्न का उत्तर। देखिए, निदान तो परिवार सशक्तिकरण ही है। अगर आप परिवार को अलग अलग वर्गों में बांट करके सशक्तिकरण करेंगे, युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, वृद्धों का अलग सशक्तिकरण,
सबका जब सशक्तिकरण अलग अलग करेंगे तो परिवार रहेगा कहाँ। और जब परिवार टूट जाएगा तो कोई भी सशक्त नहीं होगा। तो परिवार सशक्तिकरण में ही सबका जी सशक्तिकरण है। और बताइए प्रश्न कोई। देखिए, अगर आपने एक तरफ युवा सशक्तिकरण, जी दूसरी तरफ वृद्ध सशक्तिकरण, ये जी परिवार को आपने युवा और वृद्ध में कानूनी आधार पर बांटने की क्या आवश्यकता हुई? परिवार में युवा भी होंगे, वृद्ध भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे। जी परिवार को इस प्रकार वर्गों में बांटना ये जी राजनैतिक स्वार्थ हो सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से बहुत घातक है। चलिए और पूछिए। ये कोई साथी जुड़े हैं एसआरसी नाम से। अगर आप अपना परिचय देंगे या कुछ बात रखना चाहें बता सकते हैं। हाँ, कई बार जुड़ते तो हैं ये। एसआरसी नाम तो मैं कई बार देखा हूँ। ज्ञानेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे या श्रीकांत जी किसी का कोई विषय रह गया हो तो रख सकते हैं। ये एसआरसी जी का परिचय अगर कोई जानता होगा तो बताइएगा। एसआरसी जी जय आप अपना परिचय दे। हेलो। हाँ बताइए। हाँ मुनि जी, वो बच्चे लोग सुनते हैं तो वो अपना सिस्टम में चालू किए हैं। अच्छा ठीक ठीक है। हाँ 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 हाँ। बताइए, और किसी को कोई बात पूछनी हो, कहनी हो तो, नहीं तो समाप्त कराएंगे। मुनि जी, अलग बताइए। थी एक आपकी मदन जी आवाज आप क्या आ रही बात है? हो रही है। आपकी नीता की आवाज नहीं आ रही है। आचार्य जी आप कुछ कह रहे थे क्या। जी जी, मेरे दो एक प्रश्न हैं थोड़े से। जी बताइए। बाबा, जैसे अभी आपने कहा था कि परिवार जो है वो सामाजिक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। और इसमें ये भी जोड़ा कि कोई व्यक्ति अलग रह नहीं सकता बिना परिवार के, अकेला। तो फिर ये अकेला रह नहीं सकता, और प्राकृतिक व्यवस्था यदि हम परिवार को नहीं मानते हैं, सामाजिक व्यवस्था मानते हैं, तो समाज तो ये उस पर भार नहीं डालता कि मतलब आप विवाह करिए या आप परिवार में रहिए ही, आप व्यक्तिगत रहिए, अकेले रहिए। दूसरी बात एक आई थी राज्य की। तब मैं राज्य के विषय में जो आपने बात कही थी कि परिवारों का निर्माण जो करना चाहिए, बिल्कुल ये बात थोड़ी ठीक है। 140 करोड़ लोग, और उसमें यदि 20,000, 50,000, 1 करोड़ परिवार बन गए, उसके बाद में व्यक्ति जो है राज्य की परिधि से निकल जाएगा। लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें तो व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं, जैसे मतदान है या अन्य चीजें हैं। तो वो परिवार की इकाई को संगठनात्मक स्वरूप, या तो फिर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका परिवर्तन किया जाए, वोट का, कि एक परिवार से एक वोट आ जाएगा। तो इन दोनों को कैसे विरोधाभास में समझें, या फिर कैसे, थोड़ा सा आप इस पर। ठीक है, आपने बहुत बारीकी से बात पकड़ी है। देखिए, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो जी प्राकृतिक इकाई है जी ये, उसके तो टुकड़े किए नहीं जा सकते थे। तो जी व्यक्ति व्यक्ति प्राकृतिक इकाई है,
व्यक्ति के नीचे तो कोई भाग नहीं हो सकता। ठीक है परिवार संगठनात्मक इकाई है, जी। इसलिए परिवार को छोड़कर आप दूसरे परिवार में भी जा सकते हैं या आप अकेले भी रह सकते हैं, जी लेकिन इसलिए व्यक्ति के मौलिक अधिकार असीम है, स्वतंत्रता असीम है। जी आप किसी व्यक्ति को परिवार के साथ जुड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, जी लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको सुरक्षा चाहिए। जी वो अगर नहीं नहीं जुड़ना चाहे मत जुड़े, उसको सुरक्षा कौन देगा? जी ये तो वह प्राकृतिक इकाई नहीं हो सकती है, संगठनात्मक ही हो सकती है जी जी। परिवार। बाबा सुरक्षा फिर हम समाज से मांगे या राज्य से? जैसे अब तक जो कई बार नहीं, विचार मंथन हुआ है तो इसमें मैं यह है कि आपको बता सुरक्षा देता हूँ। राज्य की जिम्मेदारी है। हाँ, तो राज्य को कौन अपॉइंट करता है? समाज। जी समाज ही राज्य को अधिकार देता है। ठीक है तो इसका मतलब कि जो राज्य है वह समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जी ये सुरक्षा के मामले में। दूसरी बात आपने कही, संविधान के बारे में एक प्रश्न किया था, और कि व्यक्ति जो है वह तो संविधान बनाता है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है परिवार जी में भी रहते हुए। परिवार में रहते हुए उसको यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि उसकी कोई जान नहीं ले सकता, उसकी कोई संपत्ति छीन नहीं सकता, उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी कायम रहेगी परिवार में रहते हुए भी। जब जी चाहे वो परिवार छोड़ सकता है, उसके मौलिक अधिकार जिंदा हो जाएंगे। तो राज्य को अकेले, सिर्फ राज्य, बाकी और किसी को नहीं, परिवार को नहीं, गांव को नहीं, राष्ट्र को भी नहीं, समाज को भी नहीं, किसी को भी किसी के मौलिक अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है। सिर्फ है एक राज्य को, राज्य ही दंड दे सकता है। इसलिए संविधान बनाने में प्रत्येक व्यक्ति को की भूमिका होती है। हर व्यक्ति, हर नागरिक ही नहीं, हर व्यक्ति की भूमिका होती है संविधान में, क्योंकि उसके मौलिक अधिकार राज्य को दिए जा रहे हैं। जी राज्य एक अलग इकाई है और परिवार अलग इकाई है। परिवार गांव, जिला, प्रदेश, राष्ट्र और विश्व, ये इकाइयां अलग है। राज्य जी एक अलग इकाई है, जी राष्ट्र से। जी 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 इसलिए सुरक्षा और न्याय ये राज्य का विषय है, जो उन्हें विश्व समाज देता है राज्य को। जी और एक प्रकार से हम राज्य को हर व्यक्ति मिलकर संविधान के माध्यम से वो अधिकार देता है कि आप, अगर मैं ये गलती करूं तो आप हमको पीट सकते हैं, अन्यथा जी समाज की कोई इकाई किसी व्यक्ति को पीट नहीं सकती बिना उसकी सहमति के। जी। और कोई प्रश्न हो तो बताइएगा।
नहीं ठीक है इतनी बात, लेकिन जो बात बताई तब यहाँ फिर जवाबदेही राज्य की व्यक्ति के उस पर बन जाती है, परिवार की उसकी जवाबदेही कहाँ बनती है? नहीं, परिवार केवल अनुशासित कर सकता है, जी परिवार बहिष्कृत कर सकता जी है, परिवार से निकाल सकता है, जी परिवार उसकी सहमति के बिना दंड नहीं दे सकता। जी एक मेरा प्रश्न था बाबा। हाँ, हेलो। आप बताइए। जैसे जो आदमी परिवार में अकेला रहना चाहता है, यदि कोई अकेला रहता है, परिवार साथ में नहीं रहता, तो उसको मताधिकार का अधिकार होगा कि नहीं, डालने का? नहीं, उसको कोई ना कोई, अगर कोई अकेला रहना चाहता है हाँ। तो हम लोगों ने ये किया है कि वो संपत्ति उसकी सस्पेंड रहेगी, उसके अकेले रहते। सरकार निर्माण में उसको वोटिंग का पावर होगा कि नहीं? हाँ, तो उसको, अगर वो अकेला रहना चाहता है तो वह दूसरे की जिम्मेदारी तो ले नहीं रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? बाबू जी, उनके उसके वोटिंग राइट्स जो हैं, वो वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं, उसके वोटिंग राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे ना? वोटिंग राइट अलग है। अच्छा। वोटिंग राइट जो है वो सरकार बनाने के लिए है। हम कह रहे हैं राज्य, मतलब संविधान, संविधान बनाने में प्रत्येक व्यक्ति का वोटिंग राइट होगा संविधान में, लेकिन कानून जो बनता है, सरकार बनाती है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का वोटिंग राइट होगा कि नहीं होगा ये संविधान तय करेगा, आवश्यक नहीं है वो। धन्यवाद। मतलब संविधान जो है उसमें प्रत्येक, इसलिए मैंने कहा कि संविधान बनाने में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है। आप एक भी पागल को भी आप बाहर नहीं कर सकते संविधान से, क्रिमिनल को भी बाहर नहीं कर सकते, संविधान से नहीं कर सकते हैं, राज्य से कर सकते हैं, कानून से कर सकते हैं बाहर। चलिए, अब ब्रजेश जी और देख लीजिए। जी बाबा, तो जैसे आज जो चर्चा है बाबा, इसमें ये मान सकते हैं कि परिवार को जो अब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। हाँ ठीक है, जी यह बात सही है। देखिए, यही आके हम लोग का गांधी जी से डिफरेंस है। जी गांधी जी ने गांव को पहली इकाई माना था। उस समय आबादी कम थी, छोटे छोटे गांव थे, उन्होंने गांव मान लिया। जी अब हम लोग मान रहे हैं परिवार को पहली इकाई। और बाबा, इसमें एक बात मैं जानना चाहूंगा, हाँ, जैसे रजिस्ट्रेशन की बात आप करते हैं, तो केवल परिवार का रजिस्ट्रेशन करा के, या ऐसा मान्यता दे दी जाए कि आप कोई परिवार, संवैधानिक अधिकार उन्होंने दे दिया राज्य ने कि आप कोई परिवार गठित कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, इतना ही काफी होगा, या कुछ उसमें और रूल्स या जो कानून है कुछ और जोड़े घटाए जाए, कुछ अधिकार? आप अभी आप कुछ मत कीजिए, जी अभी आप दे दीजिए ना उसको संवैधानिक मान्यता, यानी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। हाँ, जी संवैधानिक मान्यता अभी नहीं है परिवार को, जी कानूनी मान्यता है। कानूनी मान्यता अलग होती है, संवैधानिक अलग होती है। जी बाबू जी, जब आप जब आप संवैधानिक मान्यता परिवार को दे देंगे जब, जी तो उसी दिन से
परिवार के पारिवारिक मामलों में कोई सरकार कोई कानून नहीं बना सकेगी, क्योंकि उसको तो संवैधानिक मान्यता है। जी जी जी। वर्तमान समय में उसको संवैधानिक मान्यता नहीं होने से सरकार परिवार के मामलों में कानून बना देती है, जो चाहती है वो बना देगी। जी जी। ये दोनों में अंतर है। उस जो समय ये भी गलती उस हाँ समय ये गलती रही थी, जो संविधान निर्माता थे उसमें परिवार इकाई कोई उनके उसमें नहीं थी। हाँ ठीक है। जी संवैधानिक इकाई होने से परिवार के मामलों में सरकार कोई दखल नहीं दे सकेगी, जी जी ठीक। क्योंकि सरकार संविधान के नीचे होती है। जी लेकिन सरकार कानून से ऊपर होती है। चलिए ब्रजेश जी, आप समाप्त करिए। जी। रॉबिन जी, मीटिंग कल का विषय बता देंगे विपुल जी? हाँ हाँ, बता दीजिए। कल का जो कोटेशन संख्या है वो है 5128 से लेकर 5133 तक। और जो कथन है वो है परिवार में संपूर्ण समर्पण का महत्व। दूसरा दूसरा व्यक्ति के लिए परिवार की अनिवार्यता। और तीसरा है स्वतंत्रता और सहजीवन के भाग। ये तीन है जिस पे हम कल विचार। ये तो आज हो गई आपकी चर्चा। आपने लिखा था 5133 तक। बाबू चलिए जी, खैर, कल आज कल आप, चर्चा क्योंकि ज्ञानेंद्र जी ने डाला था 5120 से 33 तक। चलिए खैर, अच्छा कल डाल दीजिएगा पूरी बात। कल देख लेंगे हम लोग। हाँ देख लीजिएगा, परिवार ही है वो विषय कल। ज्ञानेंद्र जी, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।